हेलो। ये ऐसे रहता है क्या? हाँ। स्मार्ट यार, चैटिंग बहुत करता है। अच्छा अच्छा, ठीक, फिर ठीक है। जिसको चैटिंग की ज़्यादा आदत होती है वो बोल सकता है सब कुछ। हम लोग तो क्या भाई, सीधे साधे लोग हैं। ये ऐसे कुछ तो करते हैं ना। ऐसे कुछ करते थे ना शुभम सर। आप अगर आपको अगर चैट दिखा तो आप बार बार चैट में ही देखोगे। हाँ, ओबीएस ओबीएस के थ्रू ऐसे ऐसे करते थे ना। हम्म। मैं इधर ओपन करके रखता हूँ। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे यूट्यूब लाइव के थ्रू लेक्चर्स अटेंड किए थे अभी अगस्त एग्जाम के लिए? किए थे? अच्छा, किसने नहीं किए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखे थे, यूट्यूब लाइव अटेंड नहीं किया था? वन। थोड़ा हंसो जिंदगी में भाई, जिंदगी में हंस लो थोड़ा। वो ऐसे देख रही है यार, तो शुरू कर दे एक बार और खत्म कर दे आज। एक तो बहुत बहुत दिनों बाद बैठे हैं, तो एक बार शुरू करके खत्म कर दे भाई, बस जाने दे घर पे, बहुत हो गया। मतलब अब ऐसा है ना, अभी बर्गर खा लिया है, अब जूस पी लिया है, अब 4:30 तक तो झेलना ही पड़ेगा। कुछ हो ना हो। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इधर बच्चे कौन आ गए इधर? मैं इंस्पायर के चैनल पे हूं ना भाई, लाइव हूं ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो रिप्लाई करो, बच्चे की। बच्चों, हेलो बच्चों। यहाँ इधर तो दिख रहा है यार। हाँ है। बच्चे कौन आ गए? क्या बात है, बढ़िया है। तो दोस्तों, दिल से बोलो, अभी तक का सुबह से आप लोग अटेंड कर रहे हो कि झेल रहे हो मुझे नहीं पता, बट जो कुछ भी आपने सुबह से सीखा है, क्या आपको लगता है वैल्यू एडिशन हुआ है? ये बोल रहा है, अभी मेरे सामने बैठे हो आप, नहीं तो बोल नहीं सकता। अब देखिए मेरे पास ही हो। हाँ, वैल्यू एडिशन हुआ है। हाँ, तू शायद दोपहर के सेशन के बाद आया, पोस्ट लंच। अच्छा, उधर बैठा था, लंच के बाद आगे बैठ गया, नींद आई थी तो सर बराबर जगह देंगे इसलिए आगे बैठ गया, मुझे पता है ना। अब मैं भी बैक बेंचर रह चुका हूँ, मुझे पता है। मैं बहुत रेयरली फर्स्ट बेंच पर बैठता था, और वो तभी बैठता था जब मुझे लास्ट बेंच पर नींद आती थी। आई नो वेरी वेल। ओके, नहीं मुझे बोलो, देखो देखो, जर्नी, गवर्नेंस, CRI, RCD, दुनियादारी, CS प्रोफेशनल, डिग्री वो होने वाली है। इंपॉर्टेंट है भैया, हर दिन कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज जिंदगी में लाए, कुछ वैलिडेशन दे जाए। और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर हमारा जो भी एम और गोल है लाइफ में, मान लो अभी तो आपका प्रायोरिटी फर्स्ट CS प्रोफेशनल है, जो भी आपका ये CS प्रोफेशनल का गोल है, बट उस गोल के लिए आज का ये सेशन ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट ब्रिंग यू वन स्टेप अहेड व्हाट यू वेर एस्टरडे। ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट नॉट दिस सेशन, एवरी सेशन दैट यू आर गोइंग टू अटेंड इन दिस क्लास। देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट, मान लो किसी टीचर को, मतलब अक्सर जब फेस टू फेस में आते शुरू में 2-3 दिन स्टूडेंट ऐसे बैठते हैं, ये टीचर कैसे पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, देखते हैं। हाँ, सुना तो बहुत है, बट यार अपने को पहले फील आना चाहिए ना। हर एक को मारुति गाड़ी थोड़ी पसंद आती है, किसी को होंडा भी पसंद है, यस और नो? तो मैं आपको बता रहा हूं, you can't judge anyone, neither Shubham sir, nor Soumya madam, nor Salim sir, even though he's not taken the lecture right now because he's has a little bit health issues, nor me. मैं आपको इतना ही कहूंगा, you have to understand the person's approach, and you have to understand the person's attitude and aptitude, with what way he is trying to convey the message what he wants to. More importantly, when I always talk to CS professional students, generally students are confused in the first month of CS professional and in the last month when the classes are over. And after classes are over, definitely till the exam, they are anyways confused all the time कि क्या करे, ग्रुप दे, 2 ग्रुप दे, 3 ग्रुप दे। जब हम CS प्रोफेशनल की इस जर्नी को आज स्टार्ट कर चुके हैं, आई कैन से द फर्स्ट सब्जेक्ट
paper 1, I always feel blessed to God for allowing me to teach this subject in CS Professional. If you ask me personally, my life has changed 360 degrees because of this subject. I owe whatever I have earned success in life to this subject of governance, risk management, compliance, and ethics, which initially in the old syllabus was called as ethics, governance, and sustainability. Now you'll say, how come? The same subject of governance, risk management, compliance, and ethics, wherein the word ethics comes. I started teaching this term, business ethics, in the year 2007 for CA intermediate students. In CA Inter, that is, at that time it was CA IPCC, this business law, ethics, and communication, this particular subject was introduced for 100 marks, wherein this ethics part was there for 20 marks. And I'll tell you, being a law teacher, myself a company secretary, chartered accountant, MCOM, English, fine. When I started teaching law, since ethics was a part of this particular subject, I had to teach these 20 marks of ethics and 20 marks of communication in CA Inter. Slowly and steadily, I realized what I teach, if I don't preach, there is no use teaching this particular ethical, the part of ethics, core ethics. When I started teaching for CS Professional in the year 2009-10, I was surprised that this particular subject of governance was at that time module 2 subject, governance. Whereas if you refer to ICSI website, if you've gone and you have seen the vision of ICSI, you have seen vision? What it is mentioned in the vision statement of ICSI? To be global leader in producing corporate governance professionals. Corporate governance professionals. The word governance is the main vision and even the mission statement of ICSI. You all are aware of the term vision and mission statement because you have studied strategic management. Yes or no? The same thought when we say ICSI wants company secretaries to be global leaders in corporate governance professionals. The first word governance strikes like this. And I believe, and I bet very few of you may have gone through meaning of the word governance in the way which we are going to learn right now. I'll just ask you initially first. Anyone from you? Can you tell me meaning of the word governance according to you? What is governance? सब कुछ प्रॉपरली हो, गर्लफ्रेंड हो, गाड़ी हो, घर हो, ऐसा नहीं. अच्छा, सब कुछ प्रॉपरली. ओके, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, सब प्रॉपरली हो. ओके, गवर्नेंस. डरो मत, ये कोई यूपीएससी की एग्जाम नहीं है जहां पे तुम्हें फिर से अटेम्प्ट नहीं मिलेगा. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन. See, now we are coming to the CS professional course and the CS professional students knowledge will be tested now. Yes. एक बॉडी के अंदर सब कुछ रेगुलेटेड वे से हो. ओके, गवर्नेंस. और आपने कभी मोदी जी के 2014 के वक्त के इलेक्शन के अगर स्पीचेस सुने होंगे तो मोदी जी अक्सर अपनी भाषणों में हर जगह पे रैली में कहते थे, मैं आपको गुड गवर्नेंस दूंगा, मैं भारत को गुड गवर्नेंस दूंगा. गुड गवर्नेंस दूंगा मतलब क्या? हिंट तो दे दिया मैंने अभी. ओके, ट्रांसपेरेंट वे में चलेगा. फेयर इनफ. और a good system mechanism. fine. Good set of practices. दोस्तों देखो, वही हमको समझना है. सब्जेक्ट 100 मार्क का है. मैं कहूंगा दिल के करीब है. गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स. इस हर एक वर्ड का जब हम पोस्टमार्टम करेंगे ना, you'll be surprised कि यार ये 100 मार्क का सब्जेक्ट इस तरह से हम पढ़ने वाले, मुझे पता ही नहीं था. मैं आपको बता रहा हूं. I'll write over here गवर्नेंस फर्स्ट. चलो ठीक है, पहले गवर्नेंस के ऊपर फोकस करते हैं. गवर्नेंस, ये वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गवर्नमेंट. लैटिन वर्ड सुने, लैटिन वर्ड्स. वैसे ये लैटिन वर्ड गवर्नमेंट, जिसका मतलब है टू स्टीयर. जिसका मतलब क्या है? स्टीयर. गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग व्हील. गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, हम स्टीयरिंग को जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं, गाड़ी उस डायरेक्शन में जाती है. जाती कि नहीं जाती? अरे ये सुनो, ऐसे कि स्टीयरिंग इधर घुमाई इधर जाती. जिस डायरेक्शन में हम स्टीयरिंग घुमाएंगे उस डायरेक्शन में गाड़ी जाती है. गवर्नेंस उस स्टीयरिंग की तरह है.
और ये स्टीयरिंग जो कंपनी की है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है. किसके हाथ में? कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव दिस स्टीयरिंग इन हैंड, एंड वेरेवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल, बोलो, हाँ, use the steering in which direction they want to move into, in that direction the company will go. The governance word has derived from that word gubermate, to steer, and we say the steering of any corporate body is in the hands of board of directors. So who needs to learn or understand more about governance? Board of directors. If you ask me personally, sir, okay, governance, you said steer, basis, fine, but what exactly it means? I'll come to that meaning. When I say governance, we refer to that word corporate governance, which we are going to focus in our subject of 100 marks. Corporate governance, I have already told you governance matlab to steer. Steering is in the hands of board of directors, means the decision making of the company's day-to-day decisions are in the hands of board of directors. So governance in simple layman term, if you ask me, layman term means decision making. What is governance? Decision making. What Modi ji used to say, I'll give good governance, I'll give good governance, I'll give good decisions, I'll give good decisions. So corporate governance refers to companies decision making. Companies decision making. Now why this decision making is so important? Because if the decision making is not correct, if the decision making is not correct, it can lead to Vijay Mallya's company's disaster, Kingfisher Airlines. It can lead to Nirav Modi's company. It can disaster. It can lead to Satyam's fiasco by Ramlingam Raju. Yes or no? So this decision making in corporate is very important. And when we refer to that term corporate governance, that company's decision making, we say corporate governance is a formal system. What do we say? It is a formal system of accountability and control, formal system of accountability and control that leads to देख के कुछ नहीं होता है, देख के कुछ नहीं होता है. ध्यान रखना, कहां पर भी जाओगे ना, एक्सप्रेस करना पड़ता है. देखोगे तो खाली हाथ जाओगे, मामा बन जाओगे. एक्सप्रेस किए बगैर तुम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. समझे ना भाई? देख के कुछ नहीं होता है, तो यहां पर भी देखो मत. Corporate governance is a formal system of accountability and control that leads to, I say, better organizational decisions and optimum utilization of what? Resources. Okay. So any corporate body which has good corporate governance in it, that good corporate governance will lead to what? Better accountability and control. What is accountability? Responsibility. What is accountability? Responsibility. So any corporate body which has good corporate governance principles imbibed in it, in that corporate body, definitely the board of directors will be more accountable, more responsible. The board of directors will have a proper control on them. And you see, whenever the board of directors are accountable and they have a proper control, that will lead to better organizational decisions and optimum utilization of resources. Why? Because resources are scarce in nature. Resources are scarce in nature. So if you ask me why this term was introduced, corporate governance, this is a different story altogether for it. We're going to discuss the story also. But when we refer to the meaning of corporate governance, it is a formal system. Why we say formal system? Because it was introduced by a proper mechanism, by a proper statutory, we can say, enactment, a formal system of accountability and control. Oh, you mean to say before corporate governance, there was no accountability and control? We can say there was no accountability and control, or there was no way in which the board of directors could be made accountable.
and there was a control on board of directors. I'll come to that part. Why this term was introduced, corporate governance. A very interesting story. The story began in the year 1998-99. Before that, you may have heard about the company Enron. It was US Fortune 500 company, Enron company. US की Fortune 500 company थी. First 500 top companies में से एक company. In the year 1993-94, this Enron company, which was into electricity production and distribution, Enron company initially, this company suffered some losses in the year 1993-94. Company was one of the top Fortune 500 companies. The board of directors, promoters felt, okay, company has suffered loss, but we can't show this loss on stock market, on the last street on stock market, because if it goes, then our company's stock price will be affected, and promoters who are holding majority of the shares, their net worth will be affected. Company's goodwill will be affected. They felt, okay, we can manage this. This loss is not that big. We can manage this in the coming year's profits. We'll adjust it. That was window dressing. What was that? You have heard about the term window dressing? Window dressing of financial statements. They felt we can do it. Now it is said, जब आप एक बार झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने की आदत कई बार लग जाती है और बार बार बोलना पड़ता है. Second year, again the company suffered losses. Since first year they were not caught. They felt, okay, fine, we'll pile up. Whenever in future the profit comes, we'll adjust it. It continued till the year 96-97. 4-5 years, Enron company was in losses, but still the company used to show profits. Promoters were aware, the insiders were aware that company is in losses. Now you all know promoters have a lock-in period of their holding. Yes or no? You have studied in securities law. As soon as the lock-in period got over, slowly and steadily the company's promoters started offloading their shares into the stock market because they were aware this bubble is going to burst someday. And a time came in the year 98-99 where 97% of the holding of company was in the hands of small investors and only 3% was in the hands of promoters and big investors. And now today it is said everything was scripted, planned. But at that time, one of the promoters got, one of the promoters had a dispute with another promoter and he left the company. And just 2-3 months thereafter, he called a press conference. And in the press conference, he declared that Enron company is into losses since last 5 years. Whatever is the profit, that is window dressing. And this news came when the stock market was running active. Enron company stock price on the US stock market started falling like a crash. Within a short span, that $300 stock, US dollar 301 stock price fell down to $6 per stock. $300 stock fell down to $6 per stock, and that too with a seller lock, no buyer. Many of the US investors lost their huge wealth, hard-earned money, and investors filed a suit against the company with the US court, US federal court, and the US government decided to take action. They formed an investigation committee. The investigation committee investigated and gave a report. In the report, no director of the company could be made accountable. The reason was, in such a way, the financial statements were got approved every year that the board of directors used to be absent in those particular meetings on a rotational basis. So no one director of that particular company's board was made accountable for the window dressing of financial statements. And there was huge embarrassment and shock to the US government also. How come we can't make a single person accountable? And since no one was made accountable, one was made a scapegoat and he was sent to imprisonment. But US government felt if this continues in future also, then people will lose the trust or faith in the economy and they won't invest into stock markets. For any government or for any country to prosper, its stock market, its economy has to be strong. That means its stock market has to be strong. The way India is going through a hyper bull run, same thing should happen in every economy if it has to be long term going concern. हम कहते हैं ना एक bull run market बनना है तो. Now this was a awakening call to the US government. The US government formed another committee and they asked the committee, please come out with some suggestion what we can do henceforth to avoid such kind of, again, we can say unaccountability on the board of directors. The committee gave a suggestion that already we have a term, but that term is not being practically implemented, and the term is corporate governance. The committee came out with a suggestion that henceforth make sure that no decision
of the companies must be taken by board of directors. Not a single decision in a company must be taken by board of directors. You will say, how come? That is happening even today now. Every decision, for every single decision in a company, there must be a committee of directors. You will say, sir, board of directors and committee of directors, one the same. It is no, you all have studied this. So when for every decision, small decision in a company, there is a committee of directors. What happens? Suppose if you want to take a audit decision, you have audit committee. You want to obtain finance, you have finance committee. You want to appoint a director, there will be a nomination and remuneration committee. You want to resolve the grievances of the shareholders, there will be a stakeholders relationship committee. For every single decision or dispute in the company, there must be a committee of directors. And who will be in the committee of directors? The same directors who are in the board of directors, but only a few directors from the board of directors will be in the committee of directors. So what will happen? For every decision of the committee will be accountable. Every decision of the committee will be accountable. And whether the committee has taken the decision correctly or not, to keep a control on them, the board of directors will be there. Because every decision taken by the committee will be passed on to the board of directors. When the board of directors agree with the decision of the committee, they will put forward that matter in the shareholders meeting for the shareholders approval. In this way, accountability and control was introduced in the decision making of corporate body. Have you understood now? When I refer to the term corporate governance, why we say it is a formal system of accountability and control that will lead to better organizational decisions and optimum utilization of resources. So how come better organizational decisions? It's very simple, na? Because when committee is accountable for its own decision, committee will make sure that the decision it takes are fair and transparent, unbiased, and committee will ensure that the decisions ensure optimum utilization of resources. Yes or no? It's a win-win situation. So that's the reason we say, due to corporate governance, the commitment of the board of directors towards any corporate body where they are director has increased a lot. But that is in the interest of corporate body as well as the stakeholders. Are you getting? So when we refer to the term corporate governance, the way we have understood, kaise yaad rakhna hai? Corporate governance, how many words? 2 words. Accountability and control, how many words? 2 words. Better organizational decisions and optimum utilization of resources. Again, 2 sentences. So, sir has said corporate governance 2, 2, 2. I have a different way to explain that. 2, 2, 2. Corporate governance is a formal system of accountability and control for better organizational decisions and optimum utilization of resources. Without learning the definition, we have understood the definition. Have we learned that? No. Tomorrow if someone asks you, corporate governance, you'll close your eyes. Corporate governance, 2 words. Sir said 2, 2, 2. Corporate governance, accountability, control, better organizational decisions, optimal utilization of resources. Combine all these 3, make a sentence, a formal system of accountability and control for better organizational decisions and optimum utilization of resources. And derived from the word government, which means to steer, which refers to decisions. अच्छा कैसे होगा? सर ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, good governance, good decisions. That example I gave just to help you understand that Modi ji always spoke about good governance. अब दिया कि नहीं दिया, that is a different issue altogether. We'll not talk on that aspect because some may agree, some may disagree. उसके लिए अलग से बात करेंगे. Okay, corporate governance sir आपने बता दिया. But sir ये corporate governance, why it is so important for a company secretary? So I'll tell you. For any company secretary, if you ask me personally, he bridges the gap. He bridges the gap between the company's management and the company's legal compliances. The legal compliances which the company has to do, the company's board of directors and management are not that aware what are the legal compliances they need to do. So the company secretary acts like a friend, philosopher and guide. Yes or no? It is the duty of the company secretary that the decisions taken by the board of directors will be based on the inputs given by the company secretary. The committee of directors, whenever they want to take any decision, the company secretary will play a pivotal role. He will be the person on the basis of whose report the committee will be taking the decision. Yes or no? Acha, sir, you said corporate governance. You said
how this company secretary plays a role. But what exactly corporate governance leads to? Any company which has good corporate governance in it will always have this tadi in it. Have you heard about tadi? ताड़ी सुना है? ताड़ी, हाँ. नीरा सुना है? नीरा, हाँ. नीरा सुना है? नीरा. नीरा होता है ना वो ड्रिंक, पुणे में अक्सर मिलता है हर चौक में. 10 रुपए 15 रुपए में ग्लास, 15 रुपए में 300 ml का ग्लास. कभी पिया है क्या? कुछ लोग बोलते हैं नशा होता है. नशा हो, कोई नशा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, पी लो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. अगर वो 1-2 दिन पुराना होगा तो उससे नशा चढ़ता है. तो पुराना करके मत पियो, फ्रेश करके पियो. इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. वो जो ताड़ी, ताड़ी का एक पेड़ होता है, उस पेड़ से नीरा का जूस निकलता है. ये वो ताड़ी नहीं है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू ताड़ी मतलब क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी. ओ ओ ओ. कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू डिस्क्लोजर्स एंड इंटीग्रिटी. देखो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, आज जैसे आप फेस टू फेस वाले परेशान हो, कोई यहां पे सर और टोटल कितने आवर्स लेक्चर है? डोंट वरी, हम लोग अभी थोड़ी देर में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. आप हमें देखना लाइव इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, मजा आएगा आपको देखकर, और आपका दुख जरूर बांटना हमारे साथ. बस थोड़ी देर में जा रहे हैं हम. ओ ओ ओ, ताड़ी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स एंड इंटीग्रिटी. जिस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, मतलब उस कंपनी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? ट्रांसपेरेंट वे में. जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी पर्सन पर होती है. जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिस्क्लोज किए जाते हैं. और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इंटीग्रिटी मतलब क्या? बोलो. ऑनेस्टली उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट भी किया जाएगा. सब लोग, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीवन विल बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. You know, there are 3 levels in any business organization: corporate level, business level, functional level. The corporate level will hardly change. More of the changes you'll find at the functional level. The business level, not the functional level, third level. So when we refer to corporate governance, though it is the responsibility of the board of directors, but they have to ensure that to have good corporate governance, it must be imbibed in the organization right from top to bottom. And wherever corporate governance is there, trust me, corporate governance characteristic features, when I'll explain to you, you'll be surprised. Oh my God, that is corporate governance characteristic feature. That corporate governance, wherever it is there, it leads to consensus oriented. It leads to consensus oriented decisions. So any corporate body, wherever corporate governance is being adopted and followed, there the decisions will be more of what is consensus oriented. Everyone agrees. Consensus addendum suna hai na, free consent, yes or no? Consensus oriented decisions will be there with the participation of all, with the participation of all, everyone, and it will lead to transparency that will help to follow the rule of law. For good decisions, you need to follow the law. Wherever accountability is there, control is there, automatically the decisions will be based in the boundaries and parameters of law. They'll follow the rule of law. Yes or no? And it will lead to more effectiveness and efficiency. What is effectiveness and efficiency? I say effectiveness in strategy, implementation, and efficiency in the people, the working style of people. Then it will lead to more accountability, not only for the board of directors, but for everyone involved in the decision making process. And corporate governance will also help in responsiveness. What is responsiveness? Quick decisions. Because for every matter, for every decision to be taken, when the committee is there, so the committee's role
will be clear for any matter that comes in the in front of the company. That matter will immediately go to the committee, and the committee will be quick to respond, because they know if they do not respond, they are accountable. They are accountable. So it will increase the responsiveness, the action. You have heard stimulus to response. वो एक पेड़ होता है, touch me not. If you touch it, response कैसे fast होता है? वैसे when the committee is aware that if they do not respond, they will be accountable. They will respond quickly. So corporate governance increases the responsiveness of these people. And when we combine all these words, it leads to CPT fear. Sir, how come C stands for consensus oriented decisions? You have heard about CPT, na? CA entrance exam. Consensus oriented decisions, participation of all, transparency. CPT हो गया. Fear, follow the rule of law. Effectiveness and efficiency, effectiveness in the strategy and efficiency in the people, accountability and responsiveness. CPT fear हो गया ना? लो कर लो बात. आज 1 घंटे बाद भी मैं आपको पूछ लूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब लोग आंखें बंद करेंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा था 2-2-2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सबको जोड़ दो. Formal system of accountability and control that leads to better organizational decisions and optimum utilization of resources. क्या बात है, पहले ही दिन पढ़ लिया हमने. मजाक है क्या? पहले ही दिन. चलो कुछ तो वैलिडेशन हुआ, अभी तक तो पकी रहे थे. हाँ बोल रही हो. ओके, एंड thereafter बोलो. हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. सीपीटी फियर. किसी को बोलना, आते आते किसी को बोलना सीपीटी फियर, बोलेगा पागल है क्या? सुनना, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, ट्रांसपेरेंसी, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस. क्या बात, क्या बात, बढ़िया है. सर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग समझा दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझा दिए, बट सर आपने गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स, पूरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया. पिक्चर भी बाकी है. मैंने आपको सिर्फ गवर्नेंस के बारे में समझाने के लिए पिछला लगभग 20-25 मिनट लिया है. मैंने आपको शुरू में बताया था मेरी लाइफ जो 360 डिग्री चेंज हुई, वो कौन से टॉपिक को पढ़ाने से हुई? एथिक्स. मैं रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस को थोड़ा सस्पेंस रखते हुए हमारे अगले सेशंस के लिए एथिक्स की तरफ मुड़ना चाहूंगा. बोलो जाओ, घड़ी मत देखो, जाओ. कुछ लोग घड़ी देखते हैं, बेचारे इधर यूट्यूब पर भी डाल रहे, सर और कितना घंटा लेक्चर है. आदत नहीं रही सर. घर में जब हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते थे अपने कन्वीनियंस पर देखते थे, बोर हुआ पॉज किया, निकल गए, आलोच, चले गए, वापस आ गए, देख लिए. बट मैं कहूंगा वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. ट्रस्ट मी, मैं खुद इस बात को बहुत फॉर्मली बिल्कुल बिगेस्ट एडवांटेज. बिकॉज होता क्या है, जब आप क्लास में हो, जस्ट इमेजिन, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के होंगे ना, ये इस बात का मैं हर वक्त गवाह हूं. अगर आप क्लास में हो और मान लो आपने खाना ज्यादा खा लिया ना चाहते हुए भी, और मान लो आपका मूड नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया था या किसी ने कुछ बोला नहीं था, मूड नहीं है, और आप उस वक्त सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे, हो गया बल्ले बल्ले, आपका ध्यान नहीं लगेगा. और फिर ध्यान नहीं लगता है तो भी लगाने की इच्छा होगी, फिर अपने आप पछताते, अरे यार क्या यार मैं मिस कर गया. फिर सर को जाके लेक्चर के बाद मिलते हैं, सर क्या करूं सर, प्लीज सर गाइड मी, हेल्प मी सर. यहां पे तो क्या है, मूड नहीं है, पॉज, चले घूम के आए, माइंड फ्रेश, अगेन एक्टिव. तो मैं आपको कहूंगा ऑनलाइन लेक्चर्स के अपने एक फायदे होते हैं, खास करके गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के, और उसका अगर आपने सही उपयोग किया तो वो आपको वाकई में 100% एफिशिएंटली क्या करेगा, नॉलेज देगा, और आप 100% एफिशिएंसी से लेक्चर्स अटेंड करोगे. सुबह से आप लोग अटेंड कर रहे हो, आप भले ही फिजिकली मेरे पास देख रहे हो, मेंटली काफी स्टूडेंट वैसे भी बाहर पहुंच चुके हैं. कुछ लोग घर में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग बस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग ग्राउंड पर है, कुछ लोग सोच रहे हैं हमको तो वैसे भी खेलना नहीं है, हम तो वैसे भी नहीं खेलने वाले क्रिकेट, तो चलो ठीक है, हमारा तो 4:30 तक ही है, हमको थोड़ी क्रिकेट खेलना है. कौन है जो नहीं आने वाला है उधर? पहले बोल दो यहां पर, कौन नहीं आने वाला है? हाँ, नहीं तो पूरा खर्चा उससे लेने वाला हूं मैं. सुबह 11:30 बजे से आदमी लगा है वहां पे.
अभी बेचारा धूप में वहां पे बैठ के उसको बोला 4:30 को मेरा लेक्चर खत्म होगा, वेट कर वहां पे, मैं फोन करूंगा तुझे। उसको बैट बॉल स्टंप सब लेके वहां पे पिच विच एकदम ठीक करने को बोला है। जैसे इंटरनेशनल मैच जा रहा है हमारा, खेलना घंटा 2 घंटा है। बट सी, जो भी करना है अच्छे से करना है, एकदम बेस्ट पे करना है। कल का भी हम सिंहगढ़ का एकदम मस्त करेंगे बढ़िया। सिंहगढ़ बाय द वे कौन नहीं गया यहाँ पे? नहीं गए हो? क्या बात है, बाकी सब गए। ओह ओह, कुछ स्टूडेंट तो देख भी नहीं रही मेरे पास। पूछ लेंगे ना किसके साथ गए थे, मैं नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, मैं नहीं पूछूंगा। गए तो है, बढ़िया है। एथिक्स, चलो ठीक है। सर बताओ ना, ये एथिक्स किस चिड़िया का नाम है? तो बताओ आप, पहले मुझे बताओ आपके हिसाब से एथिक्स क्या है? जो भी है सच सच, एथिक्स तुम्हारे हिसाब से क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। देखो ये रटा हुआ था पहले से। सर मुझे पूछे और मैं तुरंत बोल दूं कोड ऑफ कंडक्ट, ना मुन्ना ना। तुमने बताया कोड ऑफ कंडक्ट, मैं लिखता हूं यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट। बट मैं तुम्हें बताऊंगा एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बेटा। यस, अच्छा, व्हाट इज योर नेम? अविशा ने कहा वैल्यूज, तुमने, तुम्हारा नाम? स्वरूप ने कहा है कोड ऑफ कंडक्ट, अविशा ने कहा वैल्यूज, ठीक है। और एनीवन एल्स? बस झालं झालं गेलं गंगेला मिळालं। हाँ हो गया, इतना इतना नॉलेज आपका। प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हो, अगले 6 महीने बाद आप सीएस बनने वाले हो। अदर थिंग्स रिमेन द सेम। सेटरिस पैरिबस जरूरी है ना भाई, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि नहीं? तो बोलो भाई। यूट्यूब वाले हमारे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। वैल्यूज, सुष्मिता कनौजिया बोल रही वैल्यूज। ओके वैल्यूज सुष्मिता, ठीक है वैल्यूज। हाँ, मॉरल्स, किसी ने कहा मॉरल्स, ओके, किसी ने कहा मॉरल्स। दोस्तों एथिक्स मॉरल्स नहीं है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। आप मुझे पूछो एथिक्स क्या, पूछो ना, पूछो सब लोग, व्हाट इज एथिक्स? पूछो एक बार, व्हाट इज एथिक्स? कमेंट करो इधर, व्हाट इज एथिक्स? कमेंट करो, कमेंट आने तक मैं नहीं बताऊंगा आंसर, कमेंट आना चाहिए इधर। व्हाट इज एथिक्स? हेमेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा है हेलो सर, लव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हे बाबा, ओ इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना हम कभी कभी। व्हाट इज एथिक्स? देखो ना, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स सब लोग बोलेंगे एथिक्स पाप है। क्या है? ओ माय गॉड, एथिक्स क्या है? एथिक्स पाप है। पाप मतलब क्या? पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। ओ ओ ओ, अब समझा, मैं तो कुछ और ही समझा था। पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। सर आपने ये जोड़ा क्यों पर्सनली एक्सेप्टेड? बिकॉज एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एथिक्स फॉर द सेम पर्सन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब आप सब लोग अभी भी छोटे हो, बट जब एकदम छोटे थे आप सबका, या मैं भी जब छोटा था, हम सबका एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स क्या थे? खेलना, कूदना, चॉकलेट। जब आप टीनेजर बन गए, आपके एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स चेंज हो गए। नो कमेंट्स ऑन दैट। जब आप एक ग्रोन अप पर्सन बन जाओगे, अगेन आपके वैल्यूज प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे। और जब आप बूढ़े बन जाओगे, आप बोलोगे बेटा ऐसा ना कर, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, मेरी बात सुन, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। बिकॉज आपके पास क्या आ चुका है? एक्सपीरियंस। वो किसने दिया आपको? समय समय पर जो आपके एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स थे उसने दिया। तो एथिक्स अगर पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, दो लोगों का एथिक्स सेम नहीं है। कैसे नहीं है? मैं यहां पर अगर नाम लू, मान लो नेम अविशा, नील और अविशा का एग्जांपल लेता हूं। अविशा के घर में मान लो अच्छे काम के लिए बाहर निकलने से पहले बड़ों के पैर छूते, उनके वैल्यूज है, उनके प्रिंसिपल अच्छा पड़ा है। मेरे घर में आओ, मेरे दोनों बच्चे, आई हैव ट्विंस, मतलब टचवुड, जब भी कोई आता है वो अपना माथा टिकाते हैं उनके पैरों पर। अब मैंने उनको सिखाया नहीं है, बट इन आवर फैमिली बाकी लोगों को देखकर वो सीख गए बचपन से, तो माथा टिकाते। लोग नॉर्मली ऐसे पैर छूते तो ये माथा टिकाते। अविशा के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलने से पहले बड़ों के पैर छूते, और नील के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलने से पहले दही और शक्कर खाते। क्या खाते? अब मुझे बोलो अविशा सही कि नील सही? दोनों सही, बिकॉज दोनों के अपने अपने घर के क्या है? वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है। तो एथिक्स क्या है? पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। अगर आप पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स की बात करोगे, तो मैंने आपको कहा ethics of one person also does not remain the same all the time.
इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एथिक्स एक पर्सन के कैरेक्टर को दर्शाता है। एथिक्स इज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। एक व्यक्ति का कैरेक्टर उसके एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल से निकल के आता है। और आपके एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स कहां से बनते हैं? जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो वैसे बनते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं। आपने अगर अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी मूवी देखी है, परवरिश, कभी गूगल आउट करना। वो पुराने जमाने में ऐसी स्टोरी आती थी, बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं, एक पुलिस के घर में शरण लेता है, एक डाकू के घर जाता है। जो पुलिस के घर में शरण लेता है वो बड़ा होके बड़ा पुलिस वाला बनता है, जो डाकू के घर में शरण लेता है वो बड़ा होके बड़ा डाकू बनता है। दोनों एक ही खून, बट फिर भी एक डाकू बन गया, एक पुलिस बन गया। क्यों? बिकॉज दोनों के क्या थे? एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स अलग अलग पनपे, बिकॉज सराउंडिंग और एनवायरमेंट। और इसलिए अक्सर देखो, बचपन से आपने सुना होगा, पेरेंट्स उसके साथ मत रहो, वो अच्छा लड़का लड़की नहीं है। अरे यस और नो? बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एंड यू विल बी अमेज्ड। ऐसा कोई लाइफ में कर सकता है क्या? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट रह चुके थे मेरे मामा जी, SP छाजेड़, एंड ही बिलोंग्स टू पाली मारवाड़, पाली राजस्थान में। एंड उनके गांव में वहां पर एक शादी थी उनके घर में, तो हम लोग सब पुणे से अक्रॉस इंडिया जितने भी रिश्तेदार थे वो पाली गए थे। वो भी हमारे साथ थे, कुछ 40 लोग थे हम, 40 पीपल। उनसे मैंने वो सीखा था। उस वक्त मुझे समझा नहीं था, जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे समझा क्या होता है। तो हम लोग शादी विधि कंप्लीट करके हम पाली, अगर कोई पाली जानता है, पाली राजस्थान जानते हो? पाली राजस्थान का, पाली मारवाड़ का जो रेलवे स्टेशन है, काफी छोटा है रेलवे स्टेशन, हार्डली 2 पटरियां है उस तरफ। शादी खत्म होकर हम वापस पुणे आने के लिए, मुंबई आने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ गए। पूरे 40 लोग थे हम, हमारी एक पूरी बोगी बुक थी, ट्रेन आने वाली थी जोधपुर से, और हम लोग वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन आने के लिए कुछ 15 मिनट था और अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। हम लोग जस्ट एंट्रेंस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुके थे। अब सबने सोचा 2 पे आएगी। वहां पर उस पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन के ऊपर दूर दूर तक, आधे किलोमीटर तक कुत्ता भी नहीं था, एकदम सुनसान था रेलवे स्टेशन। हम 39 लोग सामने से क्रॉस करके उधर चले गए, और वो अकेले SP साहब जो हमारे मामा जी थे, उन्होंने ओवरब्रिज का इस्तेमाल किया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए। वो वहां पर आने के बाद मुझे याद है, मैं उस वक्त 21-22 ईयर्स का था, 2001-2 की बात है। और मैंने मामा जी को पूछा, मामा जी आप, कोई नहीं था इधर, दूर दूर तक कुत्ता भी नहीं था, हम सब इधर थे, आप इतना ऊपर से क्यों आए चढ़कर? तो उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा ये ओवरब्रिज किस लिए बना है? मैंने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए। तो फिर इस ओवरब्रिज का फायदा क्या? मैंने कहा डेफिनेटली यूज करना चाहिए। मैंने कहा मामा जी कोई देख नहीं रहा है ना, कोई है नहीं ना। उन्होंने कहा आपके एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स तभी आते जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। जब आपको कोई देखता है तो वैसे भी आप अच्छा ही बिहेव करोगे। पहला दिन है आज क्लास में, तो सब लोग एकदम शांति से बैठे ना, अच्छा ही बिहेव कर रहे। मैं एक अच्छा लड़का हूं, शरारत नहीं करता हूं। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, सर को बोलना पड़ता है चुप बैठ भाई, लेक्चर स्टार्ट करना है। अरे यस और नो? वो बात उस वक्त मुझे समझी नहीं, बट कुछ सालों बाद जब मुझे रियलाइज हुआ, उनके वो स्टेटमेंट मेरे कानों में गूंजने लगे। आप एथिकल तभी हो जब आपको कोई देख नहीं रहा, और उस वक्त आप किस तरह से बिहेव करते हो। जब आपको कोई देख रहा है, उस वक्त आप जो बिहेव करते हो वो आपके एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को नहीं दर्शाता है कि नहीं? एकदम भारी। तो ये एथिक्स का बिजनेस में क्या कनेक्शन है? तो कहते हैं बिजनेस में जिसके पास एथिक्स है, बिजनेस में जिसके पास एथिक्स है, वही बिजनेस लंबे समय तक क्या रहेगा? सस्टेनेबल रहेगा। वही बिजनेस लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बना रहेगा। और उसी बिजनेस को सोसाइटी से क्या मिलेंगे? रिसोर्सेस। बिकॉज बिजनेस का पूरा की पूरा प्रॉफिट किसकी देन है? सोसाइटी की देन है। बिजनेस में क्या आता है? इनपुट क्या आता है बिजनेस में? इनपुट मैन, मटेरियल, मनी। मैन द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, मटेरियल रॉ मटेरियल, मनी फाइनेंस। बिजनेस का इनपुट मैन, मटेरियल, मनी है। बिजनेस में प्रोसेसिंग कौन करता है? मैनेजर्स, एम्प्लॉइज। बिजनेस का आउटपुट क्या है? गुड्स, फिनिश गुड्स। वो आउटपुट्स कौन बाय करता है? कस्टमर्स। तो भैया बिजनेस का इनपुट मैन, मटेरियल्स, मनी कौन देता है बिजनेस को? सोसाइटी। बिजनेस का प्रोसेसिंग कौन करवाता है? सोसाइटी। मैनेजर्स और एम्प्लॉइज कहां से आते हैं? सोसाइटी से।
कस्टमर्स कहां से बिलोंग करते हैं? सोसाइटी से। अगर बिजनेस का पूरा प्रॉफिट सोसाइटी की देन है तो सोसाइटी भी इन रिटर्न बिजनेस से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। और सोसाइटी जो बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है वो सिर्फ यही एक्सपेक्ट करता है कि जो भी बिजनेस सोसाइटी में रन हो वो एथिकल हो, जो भी बिजनेस सोसाइटी में हो समाज के लोगों के भलाई के लिए हो, उनके तरक्की के लिए, उनके उन्नति के लिए हो, ना कि आर्यन खान जो रन करते वैसा बिजनेस हो। जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा पोगो देखो। कुछ लोग बोलेगा आर्यन खान कौन है? यहां पे सबको पता चल गया आर्यन खान कौन है। जितने लोग नहीं जानते थे पिछले महीने भर में वो भी जानने लगे 15-20 दिनों में। तो वही मैं कहता हूं, आप बिजनेस में अगर एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका बिजनेस लंबे समय सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और हम जो गवर्नेंस पढ़ने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी किसको लेकर है? डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग। तो जिस बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा और जिस बिजनेस में एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, उस बिजनेस के अंदर अपने आप सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट होता रहेगा। सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट। विल बी सरप्राइज टू नो, स्टॉक मार्केट में आज एक इंडेक्स है ESG इंडेक्स, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में। यू नो आने वाला फ्यूचर जो है ना, आपको पता है टेस्ला कंपनी सबने सुना है ना? कौन है उनके बॉस? ये सबको पता है, एलॉन मस्क। यस सर, 1 मिनट सर। एलॉन मस्क का कंपनी जो टेस्ला है ना, उसका वैल्यूएशन कभी देखा आपने? इट कंबाइंड वैल्यूएशन, लिसन, कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ मर्सिडीज, BMW, जनरल मोटर्स, फोर्ड, फिएट, इन सबका मिलाकर उससे भी ज्यादा टेस्ला का वैल्यूएशन हुआ है, वो भी पिछले 1 साल में। क्यों? वाई? Because Tesla company is working on corporate governance and बोलो ethical values and principles, where they working on transparency model। और ये देखते हुए आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इसके अंदर आ गई है। We'll be definitely discussing about that Tesla story, how Tesla got a market valuation। Be surprised to know पिछले 150 सालों से मर्सिडीज है, 120-130 सालों से BMW है, इनका सबका कंबाइंड वैल्यूएशन एक तरफ और टेस्ला का वैल्यूएशन एक तरफ। पॉसिबल कैसे? बिकॉज अगर आपको सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट चाहिए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ये 2 चीजें आपको आपके बिजनेस में हर वक्त बनाए रखेंगे। बिफोर वी स्टॉप फॉर द डे, एक हमारा स्टूडेंट है तनवीर सलूजा, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी नाउ, ही इज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। CS तनवीर सलूजा, उसने 2 महीने पहले एक मैसेज मुझे भेजा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कैसे हमारा एथिक्स का लेक्चर उसके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया। आई वाज सो हैप्पी टू रीड हिज मैसेज, SMS। और वो 2018 का पास आउट है, 2018, वी आर इन 2021। तनवीर ने मैसेज किया था मुझे, इफ तनवीर इज watching this, he'll be happy to know that I'm good, sir. How are you, sir? It's been very long time. In the past 3 years, a lot of things changed. I cleared my professional examination, worked in a CA firm based in Gurgaon. Afterwards, I worked in a government company as an assistant company secretary as well. And now I have set up independent practice in my hometown. With God's grace and family support, on 1st April, I made it possible to start the physical space of Tanvir Saluja and Associates. And now I have proper sitting of 10 a.m. to 6 p.m. at my office. There are only a few people in my life who have an impact on my career, personality and core characteristics, and you are one of them. A great mentor and teacher. To be honest, if I had not taken the ethics class from you, then I'm sure at present I may not have imbibed the basic ethics in my nature. Thank you so much for everything, sir. जस्ट वो बताने के लिए कि जो क्लास में हमने एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स जिस तरह से पढ़े थे, समझे थे, उसको उसने अपने प्रैक्टिस में जिस तरह से उतारा और उसके प्रैक्टिस में उसको कितना फायदा हुआ। Later on he called me and he told me कि कुछ बड़े बड़े काम उसको just because he was very transparent in his approach उसको मिले। तो कहने के लिए बहुत छोटा है, हमारे सिलेबस में एथिक्स का वेटेज कितना है? 10 मार्क्स। बट अगर आप 10 मार्क्स के लिए पढ़ोगे ना, you are not studying with me. You will be studying this ethics part, governance part as a lifelong chapter. मैं कह रहा हूं ना, CRI आप एग्जाम तक याद रखोगे, RCD पेपर तक याद रखोगे, बट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स आप जिंदगी भर याद रखोगे। और इसलिए जनरली मेरे स्टूडेंट्स मुझे जिंदगी भर नहीं भूलते, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, वो है ना। विद दैट नोट वी स्टॉप हियर। आई एम सॉरी इफ आई हैव टेकन मोर टाइम ऑफ योर्स। हाँ, खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया। कितना देर लेक्चर था? लेक्चर खत्म हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मिताली, यस, नए लेक्चर्स तुमको मिल जाएंगे बेटा, यस।
दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. बाय बाय. यस सर. बाय.